वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं डीएनए। तो कहानी की शुरुआत एक हॉस्पिटल से होती है जहां वर्धा नाम का आदमी पेशेंट्स का डेटा एंट्री कर रहा होता है। ये समय असल में 2014 का है। इस समय ज्यादातर जानकारियां पेपर्स में ही लिख कर रिकॉर्ड की जाती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे से सब कुछ कंप्यूटराइज होने लगा। यही काम वर्धा भी करता है। उसके अंडर में और भी लोग शामिल होते हैं जिन्हें वो काम सिखाता भी है। अब ऐसे ही एक रात की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तो वर्धा जल्दी जल्दी काम करके घर की ओर निकलने जाता है। वो अपनी कार में सवार होकर जैसे ही हाईवे के पास पहुंचता है, बारिश ज्यादा होने की वजह से उसे सामने का रास्ता साफ नजर नहीं आता, जिस वजह से होता यह है कि उसकी कार एक बाइक वाले को टक्कर मार देती है। और टक्कर इतनी भयानक होती है कि बाइक सवार और उसकी पत्नी मौके पर ही अपना दम तोड़ देते हैं। ये देखकर वर्धा घबरा जाता है कि क्या हो गया। तभी वहां से उसके ही हॉस्पिटल की एम्बुलेंस गुजरती है। एम्बुलेंस ड्राइवर गजेंद्र तुरंत उस आदमी और उसकी पत्नी की लाश को एम्बुलेंस में सवार करता है और वर्धा को तसल्ली भी देता है कि आप फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आपसे ये एक्सीडेंट हुआ। पर तभी उनको एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो घास में पड़ा रो रहा होता है। बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये फिलहाल में ही दुनिया में जन्म लिया है। अब ये बच्चा दोस्तों बाइक वाले का ही था जो एक्सीडेंट की वजह से घास में गिर गया था। घास में गिरने की वजह से बच्चा तो बच गया, लेकिन बच्चे के माता पिता की जान चली गई। गजेंद्र और वर्धा दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब इस बच्चे का क्या करें। जिसके बाद पुलिस को भी एक्सीडेंट की खबर मिल जाती है। तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है, जहां गजेंद्र पुलिस से कहता है कि जब मैं आया तो ये दोनों सड़क पर मरे हुए थे। बारिश की वजह से पुलिस वालों को भी कोई सबूत नहीं मिलता, इसीलिए वो इस हादसे को एक नॉर्मल सड़क हादसा में डालकर इस केस को बंद कर देते हैं। लेकिन वो बच्चा अभी भी वर्धा के पास ही होता है, जिसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तब उसे हॉस्पिटल में एक आदमी रोते हुए नजर आता है, क्योंकि उसकी पत्नी को 10 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन वो मरा हुआ निकला। वो आदमी रोते हुए कह रहा होता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे ये खबर दूं, क्योंकि अगर मैंने बताया कि बच्चा मर गया तो वो तो मर ही जाएगी। तो ये देखकर वर्धा और गजेंद्र उस आदमी को कोने में लाकर सारी बातें उसे बताते हैं कि हमें एक ऐसा छोटा बच्चा मिला है जिसके माता पिता का एक्सीडेंट में देहांत हो गया, तो तुम वो बच्चा रख सकते हो। सुनकर आदमी तो बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो बढ़िया ये भी, और बच्चे को रखने के लिए वो तैयार हो जाता है। गजेंद्र वर्धा से कहता है कि अब क्यों आप टेंशन में हो, एक्सीडेंट में फंसने से बच गए हो, बच्चे को भी ठिकाने लगा दिया। तो वर्धा कहता है कि इंसान को उसके पापों की सजा जरूर मिलती है। मैंने भी तो पाप किया है, 2 निर्दोष इंसानों को मारकर हादसे का नाम दे दिया। बच्चे को उसके परिवार को सौंपने के बजाय किसी अनजान के हाथ सौंप दिया ताकि अपनी जान छुड़ा सकूं। अभी तो बच गया हूं, लेकिन कभी न कभी तो मेरे इस पाप का घड़ा भरेगा और भगवान मुझे इसकी सजा जरूर देंगे। जिसके बाद दोस्तों ये सीन होता है यहीं पे कट। अब यहाँ से हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ आनंद नाम का बंदा ढेर सारी शराब पी रहा होता है। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि अरे इतना पिएगा तो मर जाएगा, लेकिन तब भी आनंद 2-4 बोतल घटक जाता है। उसे तो घर जाने तक का होश नहीं होता, इसलिए उसके दोस्त उसको घर लेकर आ जाते हैं। घर आते ही आनंद की माँ कहती है कि आजा बेटा खाना खा ले। तो आनंद नशे में ही खाने की टेबल पर बैठ जाता है, लेकिन उसके अंदर से इतनी शराब की स्मेल आती है ना कि आनंद का छोटा भाई उसके बाजू से उठ जाता है। वो आनंद से कहता है कि क्यों पीते हो इतनी ज्यादा शराब, कुछ काम तो करने से होता नहीं, सारा का सारा दिन बस नशे में धुत रहते हो। आनंद कहता है कि मुझे पता है तू ये सब क्यों कह रहा है, तू चाहता है कि जल्दी मेरी शादी हो जाए, उसके बाद तो अपनी सेटिंग करेगा है। पर देख बड़ा भाई होने के नाते कह रहा हूँ, ये लड़की का चक्कर बहुत ही बुरा होता है, संभल जा वरना मेरी तरह बन जाएगा। वैसे भी मैं जानबूझकर यहाँ नहीं आया, माँ ने मुझे बुलाया ताकि खाना खाने आ सकूं। देखकर दोस्तों साफ पता चल रहा है कि घर वाले आनंद के इस हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और हो भी कैसे, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। इसीलिए सभी उसको सारा का सारा दिन भला बुरा कहते रहते हैं। उसके पिता तो आनंद को घर से भी भगा देते हैं कि नशा उतर जाए तो आ जाना, इसीलिए आनंद घर से चला जाता है। दूसरी तरफ हम दिव्या नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे देखने लड़के वाले आए होते हैं। दिव्या की माँ उससे कहती है कि देख कुछ भी हो जाए लड़के वालों से बात मत करना, वरना हमारी इज्जत चली जाएगी। दिव्या कहती है ठीक है कुछ नहीं बोलूंगी। पर जब वो लड़के वालों के सामने आती है ना और दिव्या को कुछ ना बोलता हुआ वो देखते हैं, तो कहते हैं कि बेटा कुछ बोलती भी हो या गूंगी हो। और ये सुनकर दिव्या कहने लग जाती है अरे बोलती हूँ आंटी, ऐसा बोलती हूँ कि आप सुन नहीं पाओगे, वो तो माँ ने जरा बोलने से मना किया है, इसलिए कंट्रोल करके रखी हुई हूँ। वैसे जब कुछ मैंने कह ही दिया है तो जरा मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर दो, मैं रील्स में डांस करती हूँ, आपको भी मजा आएगा मेरी रील्स को देखकर। और यही वजह है दोस्तों दिव्या की माँ उसको बात करने से मना कर रही थी। दिव्या से ऐसी बातें सुनकर लड़के वाले तो घर से भाग जाते हैं। असल में मैं आपको क्या बताऊं दोस्तों, दिव्या एक खास तरह की बीमारी से जूझ रही है। वो हो तो बढ़ी गई है, लेकिन दिमाग अभी भी बच्चों वाला है उसका। बड़े छोटे की कैसी इज्जत की जाती है ये बिल्कुल उसको नहीं पता। माता पिता दोनों रिश्ते के लिए परेशान है, लेकिन दिव्या की हरकत देखकर लड़के वाले भी भाग जाते हैं हर समय। डॉक्टर ने तो साफ कह दिया है कि हमेशा दिव्या की थेरेपी करनी पड़ेगी, इसलिए शादी करो तो लड़के वालों को बता देना कि दिव्या कैसी है, वरना बाद में कहीं दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि ये थेरेपी छुपाई नहीं जा सकती। थेरेपी नहीं हुई तो बीमारी और ज्यादा बढ़ सकती है। इधर आनंद चर्च के पास जाकर सो जाता है। उसके दोस्त उसके पास आकर दोबारा उसको संभालते हैं और घर लेकर जाते हैं, लेकिन गलत
रात टाइम पर, क्योंकि दोस्तों आनंद के छोटे भाई को देखने उसकी गर्लफ्रेंड के घर वाले आए होते हैं ताकि बात पक्की हो जाए और शादी आनंद की शादी के बाद होगी। तो जैसे ही आनंद घर आता है, मेहमानों को देखकर वो उनके सामने बैठ जाता है। शराब के नशे में वो चूर था, तो यहाँ बैठकर अजीब अजीब बातें करने लग जाता है। अब ये देखकर लड़की वाले तो हैरान कि छोटा भाई कितना अच्छा है, बड़ा भाई तो बिल्कुल बेकार है, ये काम नहीं करता कुछ। तो आनंद सबके सामने खड़े खड़े ही मूद देता है दोस्तों, और इस चीज से लड़की वालों के सब्र का बांध टूट जाता है। वो आनंद के पिता से कहते हैं कि हम बाद में कभी आएंगे, पहले अपने बेटे को संभालो। आनंद के पिता गुस्से से लाल हो चुके होते हैं। वो गुस्से में ही उसको शाप दे देते हैं कि एक बाप होते हुए मुझे तुझे शाप देना पड़ रहा है कि तू जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा, सब कुछ होकर भी तेरे पास कुछ नहीं होगा। तब तुझे एहसास होगा कि तूने एक बाप को कितनी तकलीफ दी है। लेकिन आनंद को उसके पिता की कोई भी बात समझ नहीं आती। उसके पिता उसको सुधार गृह में डाल देते हैं ताकि आनंद में थोड़ा सुधार आ जाए। कुछ समय वहाँ रहने के बाद आनंद के पिता उसकी दिव्या से शादी फिक्स करवा देते हैं। घर वाले कहते हैं कि आपको पता है ना, दिव्या दिमाग से ठीक नहीं है, तब भी आप उसकी शादी करवा रहे हैं। तो आनंद के पिता कहते हैं कि हमारा बेटा भी कौन सा कम है, ऐसी भी लड़की मिल रही है बहुत है उसके लिए, वरना कौन देगा उसको लड़की। जिसके बाद आ जाता है शादी वाला दिन। आनंद तो ना किसी से बात करता ना ही कुछ कहता, जो घर वाले कर रहे थे वो बस करता जाता। लेकिन आनंद के दोस्तों को शादी में आए मेहमानों से ये पता चल जाता है कि लड़की दिमाग से थोड़ी कम है, और ये सुनते ही वो आनंद के पिता से कहते हैं, आप जानते हुए भी आनंद की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये गलत बात है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो एक पागल लड़की को। ये चीज दिव्या और उसके घर वाले भी सुन लेते हैं। वो झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं कि आनंद की करतूत भी तो सभी को पता है ना, किसी काम का नहीं है वो, हमने दिव्या के बारे में सब कुछ बताकर ही बात आगे बढ़ाई है, कोई धोखा नहीं दिया। दिव्या सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो आनंद को पसंद करने लगी थी और वो ये रिश्ता टूटता हुआ नहीं देखना चाहती थी। तब आनंद सबके सामने आकर कहता है कि मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई मॉडर्न लड़की नहीं चाहिए, मैं कर लूंगा इससे शादी। ये सुनकर दिव्या भी खुश और आनंद की रजामंदी से धूमधाम के साथ हो जाती शादी। जैसे जैसे समय गुजरता है आनंद खुश रहने लग गया होता है। दिव्या उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, उसको हर खुशियां देती। बस कभी कभी अपनी बीमारी की वजह से वो खुद पर से कंट्रोल खो देती, लेकिन आनंद का साथ मिलने से उसकी बीमारी भी ठीक होती जा रही थी। ऐसा लग रहा होता है कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया होता है। अब अगले सीन में दोस्तों दिव्या माँ बनने वाली होती है। आनंद और उसके घर वाले भी बड़े खुश होते हैं। आनंद के सुधरने से उसके पिता और बाकी सभी ने उसको अपना भी लिया होता है। आनंद को जो भी काम मिलता उसे वो अच्छे से कर लिया करता, और काम से समय निकालकर वो दिव्या को चेकअप कराने के लिए भी लेकर जाता। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था और डिलीवरी का टाइम भी नजदीक आ जाता है। लेकिन जिस हॉस्पिटल में दिव्या की डिलीवरी होने वाली होती है, उसी हॉस्पिटल में हमें एक बूढ़ी आंटी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में बेचने को चिप्स वगैरह लेकर आई थी। लेकिन उसकी नजर होती है बच्चों पर कि कब किस बच्चे को कुछ सेकंड्स के लिए अकेला छोड़ा जाए और तब वो उसको चुरा ले। जी हाँ दोस्तों, ये बुढ़िया बच्चा चोर है। एक नर्स जब अभी अभी जन्मे बच्चे को कुछ देर के लिए एक जगह पे रखकर चली जाती है, तभी मौका देखकर वो बुढ़िया तुरंत उस बच्चे को बेहोशी के दवा देकर चिप्स के झोले में डालकर हो जाती फरार, और बड़ी दूर एक झोपड़ी में आकर बच्चे को वहां रख देती है जहां से बाकी लोग आकर उसको बच्चा खरीदेंगे। अब अगले दिन दिव्या को भी हॉस्पिटल लाया जाता है और उसकी डिलीवरी की जाती है, जहां वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। सारे परिवार वाले खुश होते हैं। पंडित भी आनंद के पिता से कहते हैं, ऐसे टाइम पर बच्चे ने जन्म लिया है, उसकी कुंडली इतनी शानदार है कि बच्चा हमेशा तरक्की करेगा, कभी कोई परेशानी उसके जीवन में नहीं आएगी। जो सुनकर घर वालों की खुशी और ज्यादा बढ़ जाती है। और जब नर्स बच्चे को साफ करने के लिए लेकर जाती है और उसके बाद जब वो बच्चे को वापस लेकर आती है, तो दिव्या कहती है, ये मेरा बच्चा नहीं है। ये सुनकर परिवार वाले हैरान कि ये तुम्हारा ही तो बच्चा है, ऐसा कैसे कह सकती हो तुम। तो दिव्या कहती, क्या मैं अपने बच्चे को नहीं पहचानूंगी, ये मेरा बच्चा नहीं है। आनंद भी उसको समझाने की कोशिश करता है कि दिव्या पागल हो गई हो क्या, यही तो हमारा बच्चा है। लेकिन दिव्या मानने को तैयार ही नहीं होती। दोस्तों, शोर को सुनकर हॉस्पिटल के ओनर भी वहां पर आ जाती है। वो सभी रिपोर्ट्स चेक करती है, सब कुछ बराबर ही होता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये बच्चा दिव्या का है। वो घर वालों से कहती है कि क्या दिव्या को कुछ बीमारी थी क्या, जिस वजह से वो ऐसा कर रही है। कुछ दिमागी बीमारी वाले पेशेंट्स आते हैं जो बच्चे को जल्दी पहचान नहीं पाते। तो घर वाले कहते हैं, हाँ दिव्या तो बीमार तो है। तो ओनर कहती है, फिर तो आपको उनको लेकर जाना ही होगा, हमने सब कुछ दोबारा से चेक कर लिया है, सब ठीक है, ये दिव्या का ही बच्चा है। लेकिन दिव्या तो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वो हॉस्पिटल में बाकियों के बच्चों को उठा उठा कर चेक करने लग जाती कि कहीं ये मेरा बच्चा तो नहीं है। और ये देखकर आनंद भी परेशान हो जाता है और डिस्चार्ज करवाकर बच्चे के साथ आ जाता है घर। लेकिन अभी भी दिव्या अपनी बात पे बिल्कुल अटल रहती है कि ये बच्चा मेरा है ही नहीं। आनंद को लग रहा होता है कि शायद दिव्या अपनी बीमारी की वजह से ऐसा कह रही है, लेकिन फिर भी वो इस बात को कंफर्म करना चाह रहा था। इसीलिए वो एक डॉक्टर से मिलकर बच्चे और दिव्या का डीएनए टेस्ट करवाता है। इस चीज से साबित हो जाएगा कि वो बच्चा दिव्या का है या नहीं। और डीएनए रिपोर्ट में करीब 4 दिन लग जाते हैं और जो रिपोर्ट आती है वो देखकर आनंद दंग, क्योंकि दिव्या सही कह रही थी। डीएनए बिल्कुल मैच नहीं होता। एक माँ चाहे
अभी बच्चे ने जन्म ही क्यों ना लिया हो, वो अपने बच्चे को पहचान लेती है। दोस्तों ऐसा ही दिव्या के साथ हुआ। आनंद तो तुरंत पुलिस स्टेशन आ जाता है शिकायत करने के लिए कि हॉस्पिटल वालों ने हमारा बच्चा बदल लिया, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। सुनकर पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल आकर ओनर से पूछताछ करता है तो ओनर पुलिस वालों के साथ में होने की वजह से सीसीटीवी फुटेज, डॉक्टर की जानकारी, किसने डिलीवरी की थी, कौन सी नर्स ने बच्चे को साफ किया था, सबकी जानकारी दे देती है। सभी से पूछताछ और सीसीटीवी देखने पर भी यही लग रहा होता है कि यहाँ कोई गड़बड़ी हुई नहीं, लेकिन आनंद अभी भी मानने को तैयार नहीं होता क्योंकि डीएनए ने साबित कर दिया है कि बच्चा बदला हुआ है। तो आनंद ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला दोस्तों, वो किसी भी हाल में अपने बच्चे को हासिल कर ही लेगा, वरना दिव्या तो कभी भी सदमे से मर जाएगी। अब आनंद पुलिस वालों से कहता है कि देखो हमारे पास जो बच्चा है ना, क्या पता जिसका ये बच्चा हो उनको भी यही लग रहा हो कि जो बच्चा उनके पास है वो उनका बच्चा नहीं है, तो कहीं वो भी इसको न ढूंढ रहे हो। हमें पूरे हफ्ते में जितने भी बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है सब चेक करनी होगी। तो पुलिस वाला आनंद को उस जगह ले जाकर आ जाता है जहां अपराधों के रिकॉर्ड्स होते हैं, और वहां आने के बाद उसे पता चलता है कि बच्चा बदल जाने के केस में ऐसा भी होता है कि बच्चे का जन्म कुछ खास तारीख पर हुआ हो, बच्चे की कुंडली अच्छी हो, तो ऐसे बच्चे अक्सर बदल दिए जाते हैं और उन बच्चों की बलि भी चढ़ाई जाती है। इस साल अभी तक 11 ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें बच्चे को बदल दिया जाता है ताकि घर वालों को पता ना चले और उनके बच्चे की बलि दी जाती है। सुनकर आनंद तो घबरा जाता है, फूट फूट कर रोता भी है। उसको उसके पिता द्वारा दिया हुआ वो शाप याद आ जाता है कि एक पिता को तकलीफ देकर तो खुश नहीं रहेगा, और आज जब वो खुद पिता और अपने बच्चे को गोद में नहीं ले पा रहा है तो उसे एहसास हो जाता है कि उसके पिता का शाप उसको लग गया है। उसके बच्चे की कुंडली अच्छी थी तो हो सकता है कि शायद उसको किसी ने बदल लिया हो, लेकिन वो अपने आप में सोचता है कि मुझे मेरे बच्चे को जल्द से जल्द बचाना होगा वरना लोग उसकी बलि चढ़ा देंगे। तभी पुलिस वाले को उसके खबरी से पता चलता है कि आज रात एक पूजा होने वाली है जिसमें बच्चे की बलि दी जाएगी। कुछ लोग ये पूजा पास ही की झोपड़ी वाले एक इलाके में कर रहे होते हैं। ये सुनकर आनंद पुलिस वालों के साथ उस जगह पे जाता है ताकि बच्चे को ढूंढ सके कि कहीं सच में वो उसका बच्चा तो नहीं जिसकी बलि दी जा रही है। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसको वो लोग एकदम दुकान के अंदर मिलते हैं। आनंद वहां जाकर बिना कुछ सोचे समझे सीधे धावा बोल देता है। बच्चे को बचाते हुए वो सारे के सारे लोगों को खूब मारता भी है। तब तक पुलिस वाले भी वहां पर आकर सभी को पकड़ लेते हैं। पुलिस वाला आनंद से कहता है कि यही है ना तुम्हारा बच्चा? तो आनंद कहता है कि मुझे नहीं पता। वो दिव्या को बच्चे की फोटो भेजकर कहता है क्या यही हमारा बच्चा? तो दिव्या इस बच्चे के लिए भी मना कर देती है कि नहीं, ये भी हमारा बच्चा नहीं है। अब आनंद और पुलिस वाले दोबारा से परेशान हो जाते हैं कि आखिर आनंद का बच्चा गया कहाँ। फिर आनंद पुलिस वालों के साथ मिलकर जहाँ भी बच्चे से जुड़ी कोई भी खबर मिलती तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। कई सारे बच्चे पुलिस को कचरे में मिलते हैं। कुछ बच्चों को लड़की होने की वजह से मार भी दिया गया था, लेकिन उनमें से कोई भी आनंद का बच्चा नहीं होता। आनंद के पिता को अब समझ आ रहा होता है कि मेरा ही दिया हुआ शाप मेरे बेटे को लग रहा है और वही भुगत रहा है। सब कुछ तो है उसके पास लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। आखिर मैंने अपने ही बेटे को शाप क्यों दिया? अब आनंद के बच्चे के केस के कोर्ट में होती सुनवाई, जिससे आनंद का वकील दोस्त लड़ता है। दोस्तों सबूतों को देखते हुए कोर्ट एक बड़ी जांच बैठाने का फैसला करती है कि आनंद के बच्चे को ढूंढने की कोशिश की जाएगी। इसलिए दोबारा से पुलिस वाले हॉस्पिटल आते हैं और ओनर से कहते हैं कि उस दिन टोटल कितने बच्चों की डिलीवरी हुई थी। तो ओनर कहती है टोटल 9 बच्चों की डिलीवरी हुई थी, लेकिन सिवाय आपके किसी को भी अपने बच्चे से लेकर कोई शिकायत नहीं है। तो आनंद कहता है कि इसका मतलब बाहर से किसी बच्चे को खासकर मेरे बच्चे से बदलने के लिए लाया गया है और आपके हॉस्पिटल का ही कोई इसमें मिला होगा। लेकिन दोस्तों तब भी आनंद के हाथ कोई सबूत नहीं लगता, पर वो शांत बैठने वाला नहीं है। वो पुलिस वालों के साथ उन सभी गुंडे माफिया लोगों के पास जाता है जिनका बच्चा चोरी करने और उनकी तस्करी करने में हाथ होता है कि क्या पता शायद यहाँ पे आनंद के बच्चे को लाया गया हो। तो गाजा नाम का आदमी यहाँ उन्हें कुछ बच्चों को दिखाते हुए कहता है कि देखो सर, ये सब बच्चे सड़क पर भीख मांगते हैं, ये सारे अनाथ हैं जिनको घर वाले छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चों से हम भीख मंगवाते हैं, लेकिन बच्चा चोरी करना वो भी हॉस्पिटल से और उसकी जगह कोई दूसरा बच्चा रख लेना, ये तो कोई फिल्मी स्टाइल लगता है। ये सब काम हमारा नहीं है। जहाँ भी आनंद जाता उसको सिर्फ निराशा ही हाथ लगती। तो वहीं पुलिस वाले हॉस्पिटल के सीसीटीवी को एक बार फिर अच्छे से चेक करते हैं कि एक बच्चे को साफ करके वापस लाने में कितना टाइम लगता है। काफी सारे बच्चों की वीडियो से आनंद के बच्चे की वीडियो मैच करने पर उसमें कुछ डिले होता है। जहां मतलब बच्चों की सफाई होती है और जहां बच्चों की सफाई होती है वहां पे कुछ तो ऐसा हुआ है कि आनंद का बच्चा ज्यादा टाइम ले गया, मतलब उसको ज्यादा टाइम लग गया धोने में। उस कमरे में कैमरा तो नहीं लगा था, इसलिए वहां की फुटेजेस मौजूद नहीं होती। लेकिन अब पुलिस वालों का भी शक हो जाता है कि हो ना हो हॉस्पिटल का कोई तो इस चीज में मिला हुआ है। इधर आनंद जब हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है तो उसको सामने से वही बच्चा चोर वाली बुढ़िया नजर आती है। बुढ़िया थक कर वहीं बैठ जाती है और उसके बाजू में ही आनंद बैठा होता है। वो बुढ़िया को पीने के लिए पानी भी देता है और जब बुढ़िया जा रही होती है तो उसका झोला भी उठाकर उसके हाथ में थमा देता है, जिसको लेकर बुढ़िया आनंद का शुक्रिया अदा करके वहां से जाने लगती है। पर आनंद को महसूस होता है कि अगर झोले में सिर्फ चिप्स थे तो वो इतना भारी क्यों था।
वो शक कर ही रहा होता है कि दूर से उसको झोले में एक बच्चे का हाथ नजर आता है, जिस बच्चे को बुढ़िया आज चुरा के लेके जा रही थी। वो बुढ़िया को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो रिक्शा में सवार होकर चली जाती है। पर आनंद रुकने वाला नहीं होता। वो बुढ़िया का पीछा करते करते उसकी झोपड़ी तक पहुंच जाता है और यहाँ उसको दिखाई देता है कि कुछ बंदे आए हुए हैं जो बुढ़िया से बच्चे को लेकर जा रहे हैं। आनंद अभी कुछ नहीं करता, उनका पीछा करता है ताकि उनके अड्डे तक पहुंच सके। वो पुलिस को भी उन लोगों के बारे में सब बता देता है, इसलिए पुलिस वाले अपनी टीम को लेकर उस जगह आ जाते हैं जहां वो बंदे अभी भी बच्चों को लेकर आ रहे थे। आनंद चुपके से उस बच्चे को चेक करता है कि कहीं यही तो मेरा बच्चा नहीं है, पर वो बदमाश लोग उसको देख लेते हैं और उससे लड़ने लग जाते हैं। पर आनंद उनको खूब मारता है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे सिर्फ एक बच्चा होता है, वो भी आनंद का नहीं होता दोस्तों। पुलिस वाले फिर उन लोगों से पूछते हैं कि किसको बेचते हो तुम ये बच्चे, लेकिन वो बदमाश कुछ बता पाते इससे पहले वहाँ वो बंदा पहुंच जाता है जिसे ये बदमाश बच्चा बेचने वाले थे। इसलिए पुलिस वाले उस आदमी को भी पकड़ लेते हैं। उसका नाम मूर्ति होता है। अच्छे से धुलाई होने के बाद मूर्ति सब बताने को हो जाता है तैयार कि वो बच्चा बेचने के धंधे में मैं काम करता हूँ। 3 साल हो चुके हैं इस काम में आए हुए और मुझे बच्चा गजेंद्र नाम के आदमी को देना होता है। उसके बाद बच्चे का क्या होता है मैं नहीं जानता, मुझे गजेंद्र से पैसे मिल जाते हैं। और दोस्तों ये वही मूवी की शुरुआत वाला गजेंद्र है जो कि वर्दा के साथ शामिल था। मूर्ति बताता है कि इस काम में मेरा साथ हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स भी देती है। और दोस्तों ये वही नर्स है जो आनंद के बच्चे को साफ करने के लिए लेकर गई थी। इस नर्स की एक जुड़वा बहन भी है जो कि नर्स का काम नहीं करती थी, लेकिन जब बच्चा चोरी करना होता है तो ये हॉस्पिटल आती है। उस दिन भी पहले नर्स आनंद के बच्चे को साफ करने लेकर गई थी और जैसे वो कमरे के अंदर आई वहाँ पर उसकी जुड़वा बहन पहले से मौजूद थी। दोनों ने मिलकर बच्चे के हाथ पर लगा टैग निकाला और दूसरे बच्चे के अंदर एक टैग लगा दिया। यही करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया था, जिसके बारे में पुलिस वालों को गड़बड़ी महसूस हुई थी कैमरे को देखकर। इसके बाद उसने वो बच्चा उसी बुढ़िया चोर को बेच दिया और उस बुढ़िया चोर ने उन बदमाशों को जिन्होंने आनंद को पकड़ लिया और बदमाशों ने मूर्ति को और मूर्ति ने गजेंद्र को, कई सारे लोग इस अपराध में शामिल हैं। आनंद उस बुढ़िया से कहता है मेरे बच्चे को बदलकर जो दूसरा बच्चा आया क्या वो भी तुम लेकर आई थी? तो बुढ़िया कहती है कि हाँ दूसरे हॉस्पिटल से चुरा कर लाई थी। वो उस हॉस्पिटल के वार्ड का नंबर भी बता देती है जिससे जो बच्चा अभी आनंद के पास है उसके असली माता पिता का एड्रेस मिल जाता है। यानी जो बच्चा फिलहाल आनंद का बच्चा है उसे उसके असली माँ बाप के पास देना होगा। लेकिन आनंद के बच्चे की खबर नहीं है दोस्तों कहीं भी। आनंद फिर दिव्या के पास आकर उसको सारी बातें बताता है और उसको यकीन दिलाता है कि मैं हमारे बच्चे को जरूर ढूंढ लूंगा। इसलिए दिव्या उस बच्चे को उसके असली माता पिता के हवाले कर देती है, जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और बेचारे गरीब थे, किसी ने उनकी एक नहीं सुनी थी, लेकिन उन्हें उनका बच्चा नहीं मिल रहा था। लेकिन देखो भगवान ने आनंद के जरिए उनका बच्चा उनको दे दिया। अब क्या पता दोस्तों यही अच्छाई आनंद को उसका बच्चा दिलवा दे। अब आनंद पुलिस वालों के साथ मिलकर गजेंद्र के पास जा रहा होता है कि शायद उसको पता होगा कि उसने आनंद के बच्चे को किसे बेचा था। मूर्ति ने बताया था कि गजेंद्र हर सैटरडे फांसी के बार में जाता है, तो आनंद भी वहीं चला जाता है। लेकिन वो गजेंद्र से मिल पाता उससे पहले वहाँ कुछ बंदे पहुंच जाते हैं जो गजेंद्र पर हमला करने की कोशिश करते हैं। आनंद फिर बीच में आकर उन लोगों से लड़ना शुरू कर देता है कि अगर गजेंद्र मरा तो कभी भी मुझे मेरा बच्चा नहीं मिलेगा। उन सभी लोगों की तादाद काफी ज्यादा होती है। कुछ देर तक तो आनंद उन गुंडों से लड़ाई करता है, लेकिन आखिर में आनंद को ढेर सारी शराब पिलाकर वो बेहोश कर देते हैं और फिर गजेंद्र की जान भी ले लेते हैं। आनंद को जब होश आता है बिल्कुल पागल हो चुका होता है कि गजेंद्र तो मर गया, मेरा बच्चा कहाँ मिलेगा मुझे अब। गजेंद्र के अंतिम संस्कार में वर्धा भी शामिल होता है जो कि एक महंगी गाड़ी में आया होता है, मानो उसके हाथ कोई कुबेर का खजाना लग गया हो। तभी तो दोस्तों उसकी इतनी महंगी गाड़ी है। अब अगले सीन में गाजा के बंदे आनंद को पकड़ लेते हैं, वही गाजा जो बच्चों से भीख मंगवाता था दोस्तों। पुलिस वाले गाजा से कहते हैं कि छोड़ दे आनंद को, बच्चे की टेंशन में परेशान है। लेकिन गाजा कहता है ये पागल है, बहुत होशियारी कर रहा है, आदमियों के ऊपर जासूसी कर रहा है, हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है ताकि हमें दोबारा जेल पहुंचा सके। तो आनंद पुलिस वालों से कहता है कि इसी गाजा के साथियों ने गजेंद्र को मारा है, क्योंकि जो लोग गजेंद्र को मारने आए थे उन्होंने मास्क तो लगाया हुआ था, लेकिन उनमें से एक बंदे का टैटू आनंद ने देख लिया था दोस्तों। और वो बंदा गाजा का ही आदमी है, जिससे आनंद को कंफर्म हो गया कि गाजा ने ही गजेंद्र को मरवाया। ये सुनकर गाजा के आदमी आनंद को जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन आनंद भी उनको बहुत मारता है और गाजा को धमकाते हुए कहता है कि यही काट कर रख दूंगा अगर नहीं बताया कि कहाँ है मेरा बच्चा, या फिर तूने गजेंद्र की जान क्यों ली। और तब डर के मारे गाजा बता देता है कि मुझे वर्धा ने ऑर्डर दिया था गजेंद्र को मारने का। इसके बाद दोस्तों मूवी का असली मास्टरमाइंड सामने आता है जो कि वर्धा ही है। जब पहली बार उसने बच्चे को दूसरे आदमी को दिया था, उस आदमी ने वर्धा को काफी सारा सोना ला कर दिया था कि आप भगवान की तरह मेरी जिंदगी में आए जो हमें एक बच्चा दे दिया। वो सोना इतना था
कि सालों की कमाई से वर्दा उसको खरीद नहीं पाता। इसी वजह से वर्दा के दिल में आ गया लालच और उसने एक खुफिया आइडिया लगाया। उस टाइम वो पेशेंट्स की एंट्री तो करता ही था, उसने अलग अलग हॉस्पिटल में जाकर उनको ऑनलाइन डेटा एंट्री के बारे में बताना शुरू किया। इससे डेटा आसानी से एक्सेस हो सकते थे, तो कई सारे हॉस्पिटल ने वर्दा को ही डेटा एंट्री के काम पे लगा दिया। वर्दा ने फिर गजेंद्र के साथ मिलकर अपनी एक टीम बनाई। उसके पास हर हॉस्पिटल में कितने लोग हैं, कब किसका बच्चा होने वाला है, सब डेटा होता है। इसी का फायदा उठाकर वर्दा के साथ ही बच्चों को चुरा लेते थे और इनकी गलत एंट्री वर्दा सर्वर में डाल दिया करता था। बच्चा चुराकर वर्दा ऐसे लोगों को बेचा करता था जिनको कभी बच्चे नहीं हुए और वो उनको कीमत भी लेता था। ऐसे ही एक दिन एक बहुत ही अमीर कपल वर्दा से बच्चे की रिक्वेस्ट लेकर आए। उनको ऐसा बच्चा चाहिए जिसकी राशि अच्छी हो, उसका जन्म एक अच्छे दिन पर हुआ हो और बहुत ही भाग्यशाली हो। इसके बदले वो 50 लाख देने को तैयार थे। तो वर्धा ने पंडित जी से ऐसे बच्चे की टाइमिंग के बारे में बता किया कि कौन होगा, किस टाइम पे ऐसा बच्चा पैदा होगा और उसकी कुंडली अच्छी होगी बताइए। तो उसको ऐसे करते करते आनंद के बच्चे के बारे में पता चलता है जिसमें सारे गुण मैच होते हैं। इसीलिए उसने प्लान बनाया कि वो आनंद के बच्चे को निकालेगा, चोरी करेगा और वो आनंद के बच्चे की जगह कोई दूसरा बच्चा रख लेगा। ये था उसका प्लान। लेकिन दिव्या ने ये बात पकड़ ली कि ये उसका बच्चा नहीं है और फिर हुआ दोस्तों इतनी बड़ी हेरा फेरी। वर्दा को जब लगा कि वो फंसने वाला है तो उसने गजेंद्र को मरवा दिया ताकि पकड़े जाने पर वो सच्चाई ना उगल दे। और अब सारे पुलिस वाले वर्धा की जानकारी निकालकर उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं वर्धा भी मंदिर आया होता है उसी अमीर कपल से पैसा लेने के लिए जिन्हें उसने आनंद का बच्चा बेचा है। और किस्मत से दोस्तों आनंद का बच्चा भी इन्हीं कपल के पास होता है, सही सलामत। उसी मंदिर में दिव्या भगवान से प्रार्थना करने के लिए आई होती है ताकि उसे उसका बच्चा मिल जाए। और वो जैसे उन कपल के हाथ में अपना बच्चा देखती है ना, उसको ऐसा लगता है कि शायद यही मेरा बच्चा है। लेकिन तब वर्धा दिव्या को देख लेता है, वो उसको जानता था, तो वो तुरंत उस कपल को वहां से भगाने की कोशिश करता है ताकि दिव्या अपने बच्चे को ना पहचान ले। और इस चीज से दिव्या को कंफर्म हो जाता है कि यही मेरा बच्चा है। वो अपने बच्चे को लेने वर्धा की ओर भागती है। तब तक वहां पे आनंद भी आ जाता है जो वर्धा को पकड़कर उसको बहुत मारता है दोस्त, उससे अपने बच्चे को भी ले लेता है। तभी वहां गजेंद्र का बेटा आकर सबके सामने वर्धा की हत्या कर देता है क्योंकि उसने उसके पिता को मरवाया। इस तरह वर्धा जैसे शैतान का खात्मा होता है। जो उसने कहा था कि उसके पापों का घड़ा जिस दिन भरेगा उसे सजा जरूर मिलेगी, हुआ ऐसा ही। और इस तरह भगवान ने आनंद और दिव्या के बच्चे को उनको लौटा दिया। इसी खुशी के साथ दोस्तों ये कहानी होती खत्म। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।